वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल मिशन नर्सिंग में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आज की जो क्लास है फ्रेंड्स वो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट एट बर्थ एंड डिसअपियर्स बाय 4 मंथ। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिफ्लेक्स जन्म पर उपस्थित होता है और 4 महीने में समाप्त हो जाता है। ठीक है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर कि निम्न में से कौन सा रिफ्लेक्स जन्म पर उपस्थित रहता है और 4 महीने में अपने आप ही समाप्त हो जाता है। तो बताएं फ्रेंड्स ये कौन सा रिफ्लेक्स है। आंसर आप ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, गेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी फ्रेंड्स आपका राइट होगा, मोरो रिफ्लेक्स। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, मोरो रिफ्लेक्स। एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि मोरो रिफ्लेक्स जन्म के समय मौजूद होता है और सामान्य रूप से 4 महीने में समाप्त हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। व्हाट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस इन चिल्ड्रेन। बच्चों में पोषण स्थिति का सर्वोत्तम संकेतक क्या होता है। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोग पढ़ें अच्छे से फिर आंसर दें कि बच्चों में पोषण स्थिति का सर्वोत्तम संकेतक क्या होता है। व्हाट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस इन चिल्ड्रेन। गेस करें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, हेड सरकमफ्रेंस, सिर की परिधि। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन बी ही आपका राइट है। ठीक है, वेट, जो वजन है। ठीक है, बच्चों में पोषण स्थिति का अगर सर्वोत्तम संकेतक देखना है, मापना है, तो फ्रेंड्स ये वेट से पता चल जाता है। ठीक है, गलती से यहाँ पे हेड सरकमफ्रेंस बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, वेट। वजन बच्चों में पोषण स्तर का सबसे त्वरित और विश्वसनीय संकेतक माना जाता है। ठीक है, यदि बच्चे का वजन ठीक है तो मतलब इससे मतलब कि आकलन लगाया जाता है, अंदाजा लगाया जाता है कि बच्चा स्वस्थ है। ठीक है, पोषण स्तर से अगर बच्चे का वजन ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें कि विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अ चाइल्ड विद इम्यूनो डिफिशियंसी। पढ़ें और आंसर दें। विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अ चाइल्ड विद इम्यूनोडिफिशियंसी। किस टीके को इम्यूनोडिफिशियंसी वाले बच्चे में नहीं दिया जाता है। बताएं फ्रेंड्स ये कौन सा टीका है जिसको इम्यूनोडिफिशियंसी हुआ है तो उसे नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ठीक है, ओपीवी, आप ओपीवी वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि ओपीवी एक जीवित कमजोर वायरस टीका है जो इम्यूनो डिफिशियंसी बच्चों में को नहीं दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को और बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ इन मीजल्स। खसरा में मृत्यु का प्राथमिक कारण कौन सा होता है। पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। खसरे में मृत्यु का प्राथमिक कारण पूछा गया है, सीजर्स, इंसेफ्लाइटिस या फिर निमोनिया, डायरिया। जब खसरा हो जाता है तो इसमें मृत्यु किस कारण से हो जाती है। तो फ्रेंड्स कई बार आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, खसरे के बारे में। ठीक है, थोड़ा अगर ध्यान दिया होगा तो क्या लक्षण होते हैं इसके, अगर आपको पता है तो आप आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, न्यूमोनिया। ठीक है, निमोनिया के कारण खसरे में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि खसरे में न्यूमोनिया सबसे आम होता है और खतरनाक जटिलता है ये, जिससे मृत्यु हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 को। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। द फर्स्ट टूथ टू अपीयर इन इन्फेंट इज। शिशु में उगने वाला पहला दांत कौन सा होता है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। शिशु में उगने वाला पहला दांत कौन सा होता है। द फर्स्ट टूथ टू अपीयर इन इन्फेंट एज। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, लोअर सेंट्रल इंसाइजर, निचला केंद्रीय काटने वाला दांत। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट होगा। यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें कि सामान्य रूप से 6 महीने की उम्र में निचले केंद्रीय दांत सबसे पहले निकलते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकता है 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे ऑनलाइन क्लास लेने के लिए। और यदि आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं। हमारी पीडीएफ आपको 199 में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, मतलब कि 199 रुपये में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जिसमें कि 450 प्लस पीडीएफ होंगी, जो कि फ्रेंड्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। कोई भी कैंडिडेट यदि क्लास लेना चाहता है तो हमारे इसी नंबर पे संपर्क कर सकता है, और अगर पीडीएफ लेना चाहता है तो भी हम हमारे इसी नंबर पे संपर्क करेंगे। ठीक है, 79 85 47 30 42। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6 को, अ चाइल्ड विद प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन सोज विच साइन। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण वाला बच्चा कौन सा लक्षण दिखाता है? पढ़ें और आंसर दें। A child with protein energy malnutrition shows which sign? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण वाला बच्चा कौन सा लक्षण दिखाता है? पढ़ें और आंसर दें। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, यानी कि हेयर डिपिगमेंटेशन। ठीक है, हेयर डिपिगमेंटेशन, बालों का रंग उड़ना। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि हेयर डिपिगमेंटेशन का मतलब क्या होता है। पेम, प्रोटीन, मतलब यहाँ पे आप देख लें कि प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन, पेम का मतलब होता है PEM। ठीक है, PEM मतलब प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बालों का रंग उड़ जाता है यदि आपके प्रोटीन और एनर्जी मलन्यूट्रिशन। ठीक है, प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन है, मतलब कि फ्रेंड्स प्रोटीन की कमी है और आपको एनर्जी की भी कमी है, तो क्या होता है आपके जो बालों का रंग है वो फ्रेंड्स उड़ने लगता है, उड़ जाता है। इसी को हेयर डिपिगमेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, पेम में बालों का रंग उड़ जाता है और त्वचा पर छालों जैसे लक्षण हो सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोग पढ़ें अच्छे से फिर आंसर दें। द नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ न्यू बॉर्न इज। नवजात शिशु का सामान्य सिर की परिधि क्या होती है? नवजात शिशु के सामान्य सिर की जो परिधि होती है वो कितनी होती है? आपने पढ़ा होगा कई बार, शायद हमने पढ़ाया भी है, क्योंकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो हमने नहीं पढ़ाया है। ठीक है, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोग पढ़ें अच्छे से फिर आंसर दें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ठीक है, माने कि 35 सेंटीमीटर होता है। नवजात शिशु की जो सर की जो परिधि होती है, सर्कमफ्रेंस होता है, वो 35 सेंटीमीटर होता है। नवजात शिशु की सामान्य सिर की परिधि लगभग 33 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को। व्हाट इज द आइडियल वेट गेन पर मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ। जीवन के पहले 6 महीनों में प्रति माह आदर्श वजन वृद्धि क्या होती है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द आइडियल वेट गेन पर मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ। जीवन के पहले 6 महीनों में प्रति माह आदर्श वजन वृद्धि क्या होती है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपकी तैयारी बेहतर होती है। ठीक है, और आपको पता चलता है कि हमारी तैयारी कितनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, 500 से 600 ग्राम। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि पहले 6 महीनों में औसतन बच्चे का जो वजन है वो प्रति माह 500 से 600 ग्राम बढ़ता है। ठीक है, प्रति महीने बात की जा रही है। पहले 6 महीनों में औसतन जो बच्चे का वजन है वो प्रति महीने 500 से 600 ग्राम ही वजन बढ़ता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को और आंसर दें। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। डिलेड स्पीच इन अ चाइल्ड इज मोस्ट कॉमनली ड्यू टू। बच्चे में वाणी विकास में देरी सामान्य रूप से किस कारण से होती है? किस कारण से बच्चा देरी से बोलना शुरू करता है? बताएं भाई क्या होगा। सुनने में कमी, दृष्टि समस्या, दांत आने में देरी या भावनात्मक उपेक्षा। पढ़ें और आंसर दें। बच्चों में वाणी वाणी का विकास होने में देरी क्यों लगती है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, हियरिंग इम्पायरमेंट, सुनने में कमी। ठीक है, इसी वजह से फ्रेंड्स उसकी वाणी का जो विकास है वो धीरे से होता है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि बच्चे में बोलने में देरी का सबसे सामान्य कारण है कि सुनने की क्षमता में कमी होती है।
फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकता है 79 85 47 30 42। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे क्लास लेने के लिए। और यदि फ्रेंड्स आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो हमारी पीडीएफ आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। आप किसी भी राज्य से एएनएम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी। और 450 प्लस पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, 450 प्लस पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी, ठीक है, और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को। विच आर्गन इज प्राइमरली अफेक्टेड इन मम्स। मम्स मतलब कहने का गलसुआ, ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए फ्रेंड्स ये वायरल रोग होते हैं, ठीक है, ये वायरस से होते हैं। मम्स, मीजल्स, रूबेला वगैरह जो हैं ये वायरस से होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि गलसुआ, जिसे फ्रेंड्स इसे गलसुआ कहा जाता है, इसका दूसरा नाम गलसुआ है मम्स का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्वेलिंग आ जाती है, और स्वेलिंग आती कहाँ पर है, ये आपसे पूछा है, किस अंग को प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स ये आपके यकृत, किडनी, गुर्दा, पैरोटिड ग्लैंड से या फिर ब्रेन। तो ये सभी को मालूम है फ्रेंड्स कि आपके पैरोटिड ग्लैंड्स को प्रभावित करती है। पैरोटिड ग्लैंड्स के आपको प्रभावित कर देती है जब आपको मम्स होता है, मतलब कलसुआ होता है। यहाँ पे देख ले कि मम्स एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से पैरोटिड ग्रंथियों को प्रभावित करता है, जिसमें सूजन और दर्द होता है, ठीक है। ये फ्रेंड्स आपके जो चीख है, गाल या कान के कन के मतलब जो कर्ण भाग होता है उसके नीचे अगल बगल या नीचे की तरफ स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, मम्स में जो गलसुआ होता है, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड्स में सूजन हो जाती है और दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 को। एट वाट एज डज अ चाइल्ड टाइपिकली स्टार्ट टू वॉक इंडिपेंडेंटली। यानी कि एक बच्चा सामान्य रूप से कितने महीने की उम्र में स्वतंत्र रूप से चलना शुरू करता है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, कि एक बच्चा है जो सामान्य रूप से कितने महीने की उम्र में स्वतंत्र रूप से चलना शुरू कर देता है। पढ़ें और आंसर दें। 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने या फिर 18 महीने। कब चलना शुरू कर देता है स्वतंत्र रूप से, किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ये 12 महीने में अपने आप खुद चलने लगता है बिना सहारे के। चलिए यहाँ एक्सप्लेन को देख लें कि बच्चे सामान्य रूप से लगभग 12 महीने की उम्र में बिना सहारे के चलना शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 12 को और आंसर दें। बताएं में क्या होगा इसका राइट आंसर, कि विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज रिकेटस इन चिल्ड्रेन। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेटस अर्थात हड्डियों की कमजोरी होती है? यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेटस हो जाता है, मतलब कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं? तो देखिए फ्रेंड्स सभी को मालूम होगा कि विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बच्चों में सूखा रोग हो जाता है। बच्चों में सूखा रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है, और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें बच्चों में रिकेटस रोग हो जाता है, ठीक है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं फ्रेंड्स, ठीक है, सूखा रोग हो जाता है। और अगर एडल्ट में फ्रेंड्स विटामिन डी की कमी होती है तो एडल्ट में क्या होता है कि फ्रेंड्स हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, क्षणभंगुर हो जाती हैं, मतलब जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, ऑस्टियोमलेसिस कहा जाता है, ठीक है, ऑस्टियोमलेसिया। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो आपका बीएमडी होता है, जो एडल्ट होते हैं उनमें फ्रेंड्स वो हड्डियों में जब फ्रेंड्स विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उनमें फ्रेंड्स बीएमडी कम हो जाता है, बोन मिनरल डेंसिटी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डियां क्षणभंगुर हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है, जल्दी टूटने चटकने का खतरा हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे विटामिन ए की बात आई है तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। अब विटामिन बी 12 काम क्या करती है फ्रेंड्स, इसकी कमी से घातक रक्त अल्पता हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है, जिसे आप लोग परनीसियस एनीमिया के नाम से जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इस विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अब यहाँ पे विटामिन सी है, इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है। इसमें फ्रेंड्स ये स्कर्वी रोग, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से फ्रेंड्स क्या होता है कि पायरिया हो जाता है, मसूड़ों से खून आने लगता है, आपकी जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इम्यूनिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है विटामिन सी।
और फ्रेंड्स अगर आपको चोट वगैरह लगती है तो घाव देरी से भरते हैं, विटामिन सी की कमी के कारण ही ये प्रॉब्लम होती है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर होकर रिकेटस नामक बीमारी हो जाती है। हड्डियाँ जब कमज़ोर हो जाती हैं तो हड्डियाँ टूटने का खतरा बढ़ जाता है, मतलब कि सॉरी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, रिकेटस हो जाता है, मतलब सूखा रोग हो जाता है बच्चों में। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये 13 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन, ये बाय मिस्टेक है। ठीक है, ये 13 नंबर क्वेश्चन है। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर एज। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में यदि दस्त सबसे सामान्य कारण क्या होता है। यदि बच्चों को लूज मोशन हो जाता है 5 साल से कम उम्र के बच्चों को, तो उसका सबसे सामान्य कारण क्या है, किस के कारण फ्रेंड्स बच्चों में डायरिया हो जाता है। ठीक है, लूज मोशन वगैरह हो जाते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि वो रोटा वायरस का शिकार हो जाते हैं। ये रोटा वायरस फ्रेंड्स खतरनाक डायरिया कर देता है। ठीक है, ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों में प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए ऑप्शन ए आपका राइट होगा, रोटा वायरस। ठीक है, देखिए साल्मोनेला जो टाइफी है ये टाइफाइड के लिए जिम्मेदार होता है, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, ये साल्मोनेला टाइफी ये फ्रेंड्स आपको टाइफाइड फीवर कर देता है। ठीक है, ये फ्रेंड्स ये होता कैसे है टाइफाइड फीवर, तो ये फ्रेंड्स कंटामिनेटेड फूड्स एंड वाटर की वजह से होता है, मतलब कि खान पियन गंदे भोजन और फ्रेंड्स गंदा पानी, दूषित पानी वगैरह की वजह से आपको टाइफाइड हो जाता है। और किसकी वजह से होता है, तो ये साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया की वजह से जब ये अटैक करता है और ये कहीं पर भी इन्फेक्शन कर सकता है। ठीक है, जब ये इन्फेक्शन करता है तब आपको टाइफाइड हो जाता है। ई कोलाई ये फ्रेंड्स ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। ई कोलाई क्या है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है जो आपको फ्रेंड्स यूटीआई इन्फेक्शन करता है। समझ रहे हैं आप, जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये किसकी कमी के कारण सॉरी फ्रेंड्स जब ये फ्रेंड्स इन्फेक्शन करता है, ई कोलाई बैक्टीरिया जब इन्फेक्शन करता है आपके फ्रेंड्स वजाइना में, ये फ्रेंड्स जो वजाइनल ट्यूब होती है। ठीक है, जब आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, यूरिनरी में जब फ्रेंड्स इन्फेक्शन करता है, ट्यूब में इन्फेक्शन करता है, तो ये फ्रेंड्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये खतरनाक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ये जब महिलाओं में तो ये फ्रेंड्स कॉमन होता है, लेकिन अगर पुरुषों में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अटैक करता है, इसकी वजह से फ्रेंड्स अगर जो पुरुष हैं उनमें फ्रेंड्स यदि ई कोलाई बैक्टीरिया फ्रेंड्स अटैक करता है, ठीक है, जिसे एशेरिस्किया कोलाई कहा जाता है, तो फ्रेंड्स ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, पेशाब में जलन होना, पेशाब का बूंद-बूंद उतरना, ठीक है, ये सारी दिक्कतें होती हैं ई कोलाई बैक्टीरिया से, तो खतरनाक होता है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख लें एक्सप्लेन को। अब आप बताएँगे कि शिगेला, ये शिगेला क्या है और ये फ्रेंड्स किसकी वजह से होता है? आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे शिगेला के बारे में। रोटावायरस संक्रमण 5 साल से कम उम्र के बच्चों में दस्त का मुख्य कारण होता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये 4 नंबर क्वेश्चन नहीं 14 नंबर है। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे इसमें, और अगर कोई भी बातें ध्यान नहीं देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, विच इम्यूनाइजेशन इज गिवन एट बर्थ, जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है। आप लोगों को शायद याद होगा कि जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है। वैसे तो सभी को मालूम है कि सभी जितने भी टीके हैं सभी जन्म के समय ही दिए जाते हैं। ठीक है, बीसीजी टीका, ओपीवी की 0 डोज, हेपेटाइटिस बी की फर्स्ट डोज, ये सभी जन्म के समय दिए जाते हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। बट यहाँ पे अगर पूछा जाता है आपसे कि आप किसको प्राथमिकता देंगे, प्रेफर, यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव ना होता। ठीक है, इस ऑप्शन पे जो डी नंबर ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव ना होता फ्रेंड्स, और यहाँ पे कोई दूसरा होता, यहाँ पे ऑप्शन पे कुछ और दिया होता, तो फिर आपका जो फर्स्ट चॉइस जो होती, आप प्राथमिकता देते बीसीजी को। ठीक है, बट यहाँ पे दिया गया ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी, तो ये सभी जन्म के समय दिए जाते हैं। एक्सप्लेन को देख लें कि जन्म के समय बीसीजी, ओपीवी का 0 डोज और हेपेटाइटिस बी का पहला डोज दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। ठीक है, पढ़ लें, फेलियर टू थ्राइव इन इन्फेंट इज मेनली ड्यू टू, शिशुओं में फेलियर टू थ्राइव, विकास में असफलता मुख्य विकास किस कारण से होता है, इसका मुख्य किस कारण से होता है मुख्यतः। आप लोग आंसर देंगे कि शिशुओं में फेलियर टू थ्राइव मुख्यतः किस कारण से होता है। आप लोग आंसर दें फ्रेंड्स, बताएं हमें क्या होगा इसका राइट आंसर, और जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर, मल न्यूट्रिशन, ठीक है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज,
तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ऑल ऑफ दी एबव, उपरोक्त सभी। एक्सप्लेन को आप लोग देख ले कि फेलियर टू थ्राइव के कारण कई फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिनमें कुपोषण, आनुवंशिकरण और जन्मजात रोग शामिल हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ें और आंसर दें कि व्हाट इज द कॉमन सिम्टम्स ऑफ पर्ट्यूसिस हुपिंग कफ, इसे कहा जाता है फ्रेंड्स इन चिल्ड्रन। कहा जा रहा है बच्चों में पर्ट्यूसिस आता है। हुपिंग कफ का सामान्य कारण क्या होता है? जब बच्चों में कुकुर खांसी हो जाती है ना, हुपिंग कफ, लगातार खांसते रहना, ठीक है, इसी को काली खांसी कहा जाता है। हुपिंग कफ को ही काली खांसी कहा जाता है। ठीक है, और ये होता किसके कारण है? कौन से बैक्टीरिया? तो ये फ्रेंड्स बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस नामक बैक्टीरिया के कारण आपको फ्रेंड्स हुपिंग कफ हो जाता है, मतलब कि कुकुर खांसी जिसे काली खांसी हो जाती है बच्चों में। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि फ्रेंड्स ये सामान्य लक्षण क्या होता है? पैरोक्सिमल कॉफ, दौरेदार खांसी। हाँ, तो फ्रेंड्स यही आपका राइट आंसर होगा कि दौरेदार खांसी, मतलब कि लगातार खांसी आती है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लेकर पर्ट्यूसिस में खांसी दौरे की तरह होती है, जो विशेष रूप से गंभीर और लगातार होती है। ठीक है, खतरनाक होती है, ये आपको मालूम है। ठीक है, इसी वजह से कुकुर खांसी कहा गया इसको। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 है, आप लोग पढ़ें क्वेश्चन नंबर 17 को और आंसर दें। आप लोग बताएं हमें क्या होगा इसका राइट आंसर कि विच डेवलपमेंटल माइलस्टोन इज एक्सपेक्टेड एट 3 मंथ ऑफ एज। 3 महीने की उम्र में कौन सा विकासात्मक मील का पत्थर होता है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छे से पढ़ें और आंसर दें। बिना सहारे के बैठना, मुस्कुराना, अकेले चलना, साधारण शब्द बोलना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, स्माइलिंग रिस्पॉन्सिवली, मुस्कुराना। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें कि 3 महीने के बच्चे सामान्य रूप से प्रतिक्रिया स्वरूप मुस्कुराना शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 18 को। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड अवधि कितनी होती है? गेस करें फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 2 से 4 दिन, 10 से 21 दिन, या फिर 30 से 40 दिन, या फिर 5 से 7 दिन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, यानी कि 10 से 21 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यह आपका चिकन पॉक्स का। ठीक है, इसी को छोटी माता कहा जाता है फ्रेंड्स। चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड सामान्य रूप से 10 से 21 दिन का होता है। ठीक है, 10 से 21 दिन इसमें लग जाते हैं इसके लक्षण दिखाई देने में। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 19 को कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन इन चिल्ड्रन। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण बच्चों में निर्जलीकरण का लक्षण नहीं होता है? बताएं फ्रेंड्स, कौन सा लक्षण है जिसमें बच्चों में निर्जलीकरण का लक्षण नहीं होता है? संकेनाइज, ड्राई माउथ, इंक्रीज यूरिनेशन, पेशाब में वृद्धि, या फिर लेथार्जी, सुस्ती। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सभी को मालूम है कि जब फ्रेंड्स डिहाइड्रेशन होता है, मतलब कि पानी की कमी होती है बच्चों में, जब ज़्यादा दस्त वगैरह हो जाते हैं, उल्टियाँ हो जाती हैं, तो फ्रेंड्स उनके क्या होता है कि सनकेन आइज, जो आँखों के नीचे का जो भाग होता है वो धंस जाता है। ठीक है, और ड्राई माउथ हो जाता है, मुँह सूख जाता है, और इंक्रीज यूरिनेशन नहीं होता है। ठीक है, बार बार पेशाब में वृद्धि नहीं होती, पेशाब में कमी हो जाती है। ठीक है, और बच्चा क्या होता है, लेथार्जी हो जाता है, मतलब कि सुस्त हो जाता है। अब यहाँ पे देख लें कि निर्जलीकरण में पेशाब कम होती है, बढ़ती नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, इसे पढ़ लें अच्छे से फिर आंसर दें। ठीक है, इसे पढ़ें अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 20 है, द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन इन्फेंट एज। शिशुओं में सामान्य श्वास दर कितनी होती है? बताएं फ्रेंड्स, शिशुओं की बात की जा रही है यहाँ पे, शिशुओं में सामान्य श्वास दर कितनी होती है? कई बार आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट, मतलब 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि नवजात शिशु और छोटे बच्चों की सामान्य श्वास दर 30 से 60 श्वास प्रति मिनट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। यदि फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है, तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लास लेने के लिए एएनएम से रिलेटेड कोई भी कैंडिडेट जो कि एएनएम की तैयारी कर रहा है, तो आप इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं क्लास लेने के लिए। और यदि आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, तो भी हमारे इसी नंबर पे संपर्क करेंगे। हमारी जो पीडीएफ है 199 में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये 450 प्लस पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि फ्रेंड्स हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।